टूनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ और अपने पापा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। टूनी की माँ उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी। उसके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। टूनी की सौतेली माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और घर के सारे काम कराती थी। टूनी की सौतेली माँ उसके पिताजी के सामने टूनी से अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन टूनी के पिताजी के ऑफिस जाने के बाद उस पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे टूनी, अभी तक खाना नहीं बना क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे पिताजी आने ही वाले होंगे। और सुन, खाना अच्छे से बनाना, अगर खाने में कोई कमी हुई तो आज रात तुझे भूखे ही सोना पड़ेगा, समझी? इतने में टूनी के पिताजी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे टूनी, तू हट यहाँ से, मुझे खाना बनाने दे, तेरे पिताजी ऑफिस से आ गए हैं। अरे क्या बातें हो रही है दोनों माँ बेटी के बीच में? अरे अरे कुछ नहीं, बस टूनी खाना बनाने की जिद कर रही थी। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी तू छोटी है, जब तक तेरी माँ है तब तक तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से खाना बना के मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप मुँह हाथ धोइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चल टूनी, जब तक तेरे पिताजी मुँह हाथ धोकर आते हैं जल्दी से खाना तैयार कर और परोस दे। कैसा लगा जी खाना? मैंने अपने हाथों से बनाया है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। टूनी बेचारी बस ये सब देखती रहती, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। टूनी के पिताजी खाना खाने के बाद टूनी की माँ के कमरे में चले जाते हैं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने सारे गहने किसके हैं ये सब गहने टूनी की माँ के हैं। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि ये गहने टूनी को मिले। अब टूनी का जन्मदिन आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ ये सब उसको दे दूँ। हाँ क्यों नहीं, जब टूनी की माँ ने उसके लिए ये गहने रखे हैं फिर तो ये गहने उसको मिलने चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल तो मैं ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगले हफ्ते उसका जन्मदिन भी है, मैं उसी दिन ये गहने टूनी को दे दूंगा। तब तक ये संदूक मैं बंद करके और चाबी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। क्यों जी, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? टूनी की असली माँ से ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। तुमने देखा नहीं मैं उसको कितना ख्याल रखती हूँ। अरे अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे पता है तुम टूनी से बहुत प्यार करती हो, मैं तो बस सुरक्षा के तौर पर ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। टूनी की माँ मन ही मन सोचती है, इनका तो दिमाग खराब ही हो गया है। ये गहने तो सबसे पहले मैं अपने कब्जे में करूंगी। इन गहनों पर तो सिर्फ मेरा ही हक है। इनको पाने के बाद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, लेकिन ये काम मुझे 7 दिन के अंदर ही अंदर करना है। कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। अगले दिन टूनी के पिता ऑफिस के काम से 7 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं और टूनी की सौतेली माँ शहर से अपनी बहन गौरी को बुलाती है। क्या बात है बहन, तूने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे गौरी, तुझसे बहुत जरूरी काम है। हाँ तो बता ना क्या काम है? फिर टूनी की सौतेली माँ गौरी को सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, तो चिंता मत कर मेरी बहन, ये गहने तुझे ही मिलेंगे। हाँ तो इसीलिए तो तुझे बुलाया है, जल्दी से कुछ तरकीब सोच जिससे ये गहने मुझे मिल जाए। सुन, मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? जल्दी बता ना। तो सुन, गौरी टूनी की सौतेली माँ को तरकीब बताती है। अरे वाह गौरी, मजा ही आ गया। चल चल अब जल्दी से अपने काम पे लगते हैं। हाँ तो ठीक है, चल तुम अपने काम पे लग जा। ठीक है गौरी। अब दोनों बहनें टूनी के पास जाती हैं। टूनी, ओ टूनी, खाना बनाती नहीं, दिखता नहीं घर में मेहमान आए हुए हैं, जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे क्या दीदी, तुम हमेशा टूनी को काम ही बताती रहती हो, अभी तो इसके खेलने कूदने की उम्र है और तुम हो कि उससे काम ही करवाती रहती हो। टूनी तू ये काम वाम छोड़, आजा चल हम दोनों खेलते हैं। फिर गौरी टूनी को छुपन छुपाई खेलने के बहाने उसकी आंखों में पट्टी बांधकर
एक सुनसान कमरे में छोड़कर आ जाती है। सब काम ठीक से तो हो गया ना गौरी? हाँ हाँ दीदी, सब ठीक से हो गया। अब वो गूंगी उसी कमरे में बंद रहेगी। गौरी कहीं किसी को पता ना चल जाए। अरे दीदी, वो तो गूंगी है, खुद से तो कुछ बता नहीं पाएगी। और जब जीजा जी घर आएंगे तो बोल देना कि तुम बाजार गई थी, आकर देखा तो टूनी घर पर ही नहीं थी। हाँ गौरी, ये ठीक है। चल अब पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि गहनों को क्या करना है। हाँ दीदी ठीक है, चलो खाना खाते हैं। वहाँ टूनी अकेले उस कमरे में एक कोने में बैठकर रोई जा रही थी। मदद के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रही थी। वो अपने को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसकी मरी हुई माँ की होती है। टूनी बेटा। टूनी डर जाती है। टूनी देख, मैं तेरी माँ। माँ, माँ आप यहाँ कैसे माँ? बेटी, मुझे पता है ये तुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। हाँ माँ, ये तो मुझे मार डालना चाहते हैं। माँ, लेकिन ये मेरी आवाज कैसे वापस आ गई? तेरी माँ से तेरा ये दुख देखा नहीं गया और मैं तेरे पास आ गई और मैं आज तुझे मुक्त करती हूँ। आज से तेरी आवाज वापस आ गई है। सच माँ? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। ये नई माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। हाँ बेटे, मुझे सब पता है, इसीलिए तो तेरी माँ तेरे पास आ गई है। अब बहुत हो गया, अब रोने की बारी उनकी है। जितना उन्होंने तुझ पे अत्याचार किया है, आज उन सब का सबक उन्हें सिखाना ही पड़ेगा। हाँ माँ, नहीं तो ये मुझ पर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। चल बेटी, मेरे साथ चल, आज इनको सबक सिखाते हैं। उधर टूनी की सौतेली माँ और गौरी खाने खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ टूनी की मरी हुई माँ की आत्मा आ जाती है और वहाँ से उनकी थालियों में से रोटियां गायब कर देती है। अरे गौरी, तुम्हें इतनी भूख लगी थी, तुमने सारी की सारी रोटियां ही खत्म कर दी। अरे पागल हो गई हो क्या दीदी? मैं इतनी रोटियां कहाँ खाती हूँ, सारी की सारी तुमने खत्म कर दी। अरे नहीं नहीं गौरी, मैं तो अभी बैठी हूँ खाना खाने, तुम ही पहले से बैठी थी। मैंने तो अभी एक ही रोटी खाई है। तुम झूठ मत बोलो गौरी। अरे दीदी, मैं क्या झूठ बोलने लगी? तभी अचानक कमरे के सारे सामान उड़ने लगते हैं। अरे गौरी, ये क्या हो रहा है? अरे दीदी, ये सब क्या होने लग गया है? लगता है यहाँ पे कोई भूत है। भागो दीदी, यहाँ से जल्दी भागो। तभी दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं और भागते भागते उसी कमरे में पहुँच जाती हैं जहाँ उन्होंने टूनी को बंद किया था। अरे टूनी, पता है तुझे, वहाँ घर में एक भूत है, वहाँ सब सामान उड़ने लग गया था। तभी टूनी की मरी हुई माँ की आत्मा उनके सामने आ जाती है। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं, तुम दोनों ने बहुत अत्याचार कर लिए मेरे बेटे पर, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे सब पता है तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बता टूनी, हमने तुझ पे कुछ अत्याचार किया है क्या? अरे दीदी, वो कैसे बताएगी, वो तो बेचारी गूंगी है। नहीं, मैं अब बोल सकती हूँ। जो सब तुमने मेरे साथ किया है वो सब मैं माँ को बता चुकी हूँ। अरे टूनी, तेरी आवाज कैसे आ गई? हाँ, मेरी आवाज अब वापस आ गई है और जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है, अब वो सब मैं पिताजी को भी बताऊंगी। अरे टूनी, हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। टूनी, तुम ये सब बातें अपने पिताजी को जरूर बताना, उनको भी तो इसकी असलियत पता चले। नहीं टूनी, मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब मैंने सबक सीख लिया है बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। हाँ टूनी, दीदी और मुझे माफ कर दो, हमने लालच में आकर ये सब किया, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस हमें माफ कर दो टूनी। ठीक है, मैं आप लोगों को माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना। टूनी, तुमने इनको माफ करके अच्छा किया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है टूनी, लेकिन इनको सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। अब इनको अपने किए का पछतावा है, इसलिए तुमने इनको माफ करके बहुत अच्छा किया।
और तुम दोनों अगर आज के बाद अगर मेरी बेटी पर कुछ भी अत्याचार किया तो मैं फिर से आ जाऊंगी। तुम्हें एक बिन माँ की बच्ची पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतने अत्याचार किए। वो तो बेचारी गूंगी थी, अपनी बात भी नहीं बोल सकती थी, उसे तो बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था और तुम उस पर इतने सारे जुल्म करती रही। मुझे माफ कर दे टूनी, मुझे अपने किए का सच में बहुत पछतावा है। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे टूनी, मुझे माफ कर दे। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया है। आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे ऐसे बार बार माफी मत मांगी। मैंने तो आपको अपनी माँ के समान ही माना था, लेकिन आप मुझे अपनी बेटी नहीं मान पाए। लेकिन अब आपको अपने किए का पछतावा है, तो इसीलिए मैं आप सब पुरानी बातों को भूल जाऊंगी और आज से एक नई शुरुआत करूंगी। हाँ बेटी, आज से मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। टूनी की सौतेली माँ को उसके किए का सबक मिल गया था। अब वो टूनी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और टूनी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। रामपुर के जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दूधिये का काम करता और घर घर जाकर दूध बेचने का काम करता था। कालू के पास एक गाय थी जिसका सुबह सुबह वह दूध निकालकर बेचा करता। कालू की पत्नी टूनी एक बहुत ही लालची चिड़िया थी। वे ज्यादा पैसों के लालच में रहती। एक दिन की बात है, अजी आप इस गाय को बेच क्यों नहीं देते? इसके बदले 2 नई गाय आ जाएंगी और दूध भी ज्यादा निकलेगा और उस दूध को बेचकर पैसे भी ज्यादा कमा लेंगे हम लोग। नहीं टोनी, मैं हरगिज उस गाय को नहीं बेच सकता। वो गाय मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। वो सिर्फ एक गाय नहीं, वो मेरे पिताजी का आखिरी तोहफा था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत या दुख क्यों न आ जाए, पर इस गाय को कभी बेचना मत। ठीक है, मैं कई सालों से तुम्हारा ये प्रवचन सुनती आ रही हूँ, पर अगर इस गाय को बेच नहीं सकते तो किसी और गाय का इंतजाम तो कर सकते हो जिससे हम अपना काम बढ़ा सके। वैसे भी ये जो दूध देती है उससे सिर्फ घर का खर्चा निकल पाता है, भविष्य के लिए कुछ बच नहीं पाता। हमें अपने होने वाले बच्चों और खुद की बेहतर जिंदगी के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं किसी और गाय का इंतजाम करता हूँ। कालू अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था और उसकी बहुत सेवा भी करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कालू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं जिससे वे एक और गाय खरीद सके, लेकिन तभी उसकी गाय की तबीयत खराब हो जाती है। टोनी देखो ना, गाय माता को क्या हो गया? यह सुबह से बेजान होकर क्यों पड़ी हुई है? मैंने उठाने की कोशिश की पर ये उठ ही नहीं रही। हाँ, देखने से तो लग रहा है ये चंद पलों के मेहमान है। टोनी, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये मेरी गाय माता को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कालू जल्दी से डॉक्टर मिट्टू के पास जाता है और उन्हें अपने घर लेकर आता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और कहते हैं, इसकी तबीयत कब से खराब है? कल सुबह से डॉक्टर साहब, जब मैंने सुबह उठकर देखा तो ये बेजान पड़ी थी। एक दिन में इनकी ये हालत। चलो कोई नहीं, मैं इन्हें दवाई दे देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। डॉक्टर गाय माता को दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। रात भर कालू अपनी गाय के पास रहता है और वहाँ से हिलता भी नहीं। फिर अचानक रात को गाय माता रोने लगती है और रोते रोते अपना दम तोड़ देती है। अरे मेरी गाय माता, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा? चुप हो जाइए, ये तो एक न एक दिन होना ही था। गाय माता बूढ़ी हो चली थी, इसलिए उनको एक न एक दिन तो यहाँ से जाना ही था ना। तुम नहीं जानती टोनी, मैंने अपना सारा बचपन इस गाय माता के साथ बिताया है, इसीलिए वो मेरे बहुत करीब थी। टोनी कालू को सांत्वना देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू अब भी अपने दुख से उभर नहीं पाया था। वह आज भी अपनी गाय माता को याद करके रोने लग जाता था। अजी, आप कब तक रोते रहेंगे? ये तो एक न एक दिन होना ही था, पर उसके कारण हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। हमें तो जीना ही होगा ना, और जीने के लिए कमाना होगा। इसीलिए आप एक नई गाय खरीद दीजिए ताकि हमारा काम तो चलता रहे। ठीक है टोनी, मैं नई गाय का इंतजाम करता हूँ। कालू गाय खरीदने के लिए बाजार जाता है, पर उसे बहुत ही महंगी महंगी गाय मिल रही थी। इतनी महंगी गाय खरीदने के पैसे कालू और टोनी के पास नहीं थे। कालू निराश होकर घर वापस आ जाता है और जब वह घर लौटकर आता है तो अपनी गाय को याद कर फिर से रोने लगता है। ए मेरी गाय माता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके बगैर तो मेरी जिंदगी अंधेरी सी हो गई।
अब मैं क्या करूं? कालू अपनी गाय माता को याद करके रोने लगता है। रात को सपने में उसकी गाय माता आती है। कालू, तुमने मेरी जिंदगी भर बहुत सेवा की और अब भी तुम मुझे याद करके रोते हो। इसका मतलब है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो कालू। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें कभी भी दूध की कमी नहीं होगी। कालू का सपना जैसे ही खत्म हुआ तभी बारिश होने लगी। टोनी की नींद खुली। इस मौसम में बारिश? ये तो बारिश का मौसम नहीं है। टोनी ने बाहर झांका तो देखा कि बारिश हो रही थी, पर ये बारिश पानी की नहीं थी बल्कि दूध की थी और बाहर पड़े सारे बर्तन दूध से भर गए थे। टोनी ये देखकर हैरान हो जाती है और कालू को उठाती है। कालू भी दूध की बारिश देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसे गाय की बात याद आती है। टोनी, आज सपने में मेरी गाय माता आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुझे कभी दूध की कमी नहीं होगी। मुझे लगता है दूध की बारिश उन्हीं की करामात है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वे दूध बेच देते हैं। अब हर रोज रात को दूध की बारिश होती और कालू उस दूध को इकट्ठा कर बेच देता था। इस तरह गाय के दिए आशीर्वाद से कालू को कभी भी दूध की कमी नहीं हुई।